हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर पॉलिटेक्निक का 2015 का जो प्रीवियस ईयर है, जो पेपर हुआ था, उसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और साइंस पार्ट यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके आपका आता है 50 प्रश्न, ठीक है। और इन 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, क्रम से 2015 से लेकर के 2023 तक के सारे पेपर क्रम से सॉल्व करेंगे। तो इतना यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका एग्जाम में 100% सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। केवल इतना ही आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे हम सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन में कम से कम 3-4 बातें बताते हैं, ठीक है। तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो पाएगा प्रश्न में, जितना आगे पीछे जितना भी चीजें होती हैं उनको बताएंगे। और मैथ में तो और भी डिटेल से देखिए, हमने कुछ क्वेश्चन 15 ही क्वेश्चन इसका सॉल्व किया था 2014 का, 15 क्वेश्चन सॉल्व किया था। 15 क्वेश्चन में 1 घंटे लग गए। तो 1 घंटे लगने का मतलब यदि आप उस वीडियो में 1 घंटा देते हैं तो आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। हमने जो जिस टाइप का प्रश्न था उसको जीरो से लेकर के हीरो तक बताया है ना, शुरू से लेकर के ओर से लेकर के छोर तक बताया है। तो उसी प्रकार से हम वीडियो क्रम से बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2015 का ये साइंस वाला चैप्टर, साइंस वाले क्वेश्चंस। तो चलिए ये आपका ये पहला प्रश्न आ गया। इस पहले प्रश्न में क्या है कि 4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, क्या फोकस दूरी निकालनी है। इसमें दिया हुआ है क्षमता, क्या दिया हुआ है, क्षमता दी हुई है। तो P बराबर दिया हुआ है, अगर क्या दिया हुआ है P, फोकस दूरी निकालनी है। तो इसमें फार्मूला होता है, यदि सेंटीमीटर में निकालना चाहें तो 100/f होता है, और यदि मीटर में निकालना चाहें तो 1/f होता है। क्या निकालना, फोकस दूरी। यदि f निकालना है तो f बराबर हो जाता है 100/p, ठीक। तो यदि मीटर में निकालना चाहते हैं तो 100/p लिखेंगे, और सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं इसमें ये सेमी होगा, ठीक। और यदि मीटर में आप निकालना चाहते हैं तो f बराबर हो जाता है 1/p, और ये तब आता है मीटर में। ठीक इसी प्रकार से जो है ये फार्मूला लगेगा, हमको मीटर में लगाना तो ये फार्मूला लगा देंगे। लेकिन एक बात और यही समझ लीजिए, क्या समझ लेना है कि यदि क्षमता निकालनी है और फोकस दूरी दी हुई हो, फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई हो तो 100/f लगाते हैं, ठीक है। ये किसमें दिया हो, सेमी में, ठीक, सेमी में दिया हो तो 100/f लगाते हैं p निकालने के लिए। और यदि मीटर में दिया हो फोकस दूरी तो 1/f लिखते हैं, और वो भी किसमें, मीटर में, ठीक है। ये मीटर में हो तो 1/f लिखा जाता है p के लिए। यहाँ निकालना क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, है ना। तो चलिए लगा के देखते हैं कौन सा लगाएगा, सेमी वाला कि मीटर वाला। मीटर वाला, क्यों, क्योंकि ऑप्शन मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। ये तो फार्मूला हो गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो f बराबर ये आपका आ जाएगा 1/p का मान 4 है, तो 4 में 1 में 4 से भाग दे दीजिए। तो भाग तो आपको आता ही है, नहीं आता है कोई बात नहीं, हम तो है बताने के लिए आपको। तो 1 में 4 से भाग दीजिए, यहाँ बार तो जाएगा, 0 लगाइए, दशमलव, अब यहाँ 0 लिख देंगे। तो 4 गुना 8 हो गया। अब ये बचा कितना, 2, ठीक है। अब दशमलव तो बढ़ा चुके, यहाँ 0 लिख दीजिए, 4×5 = 20, आपका ये कट गया। तो कितना आया, 0.025 मीटर। ये आपका ऑप्शन आ गया। कौन सा सही होगा भाई, अब प्लस में है तो ये प्लस में ही होगा, तो प्लस 0.25 मीटर, ये आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, ये, ठीक। चलिए अगला, चलिए फिर चलते हैं दूसरे प्रश्न में। अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं
ये दूसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। अवतल लेंस से देखिए, यदि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो एक से अधिक होगा, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो एक से कम होगा, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बन रहा है तो एक होगा। इतनी बातें होती हैं, बात समझ में आई। प्रतिबिंब यदि छोटा है तो एक से कम होगा, प्रतिबिंब एक से बड़ा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है तो एक से अधिक होगा, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का है तो एक होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, चलिए ये शुरू करते हैं हम लोग। ये कहा गया है ये, तो चलिए अब बना लेते हैं। पहले तो लेंस कैसे बनाएंगे भैया, ये लोग पहले तो मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब इसमें हमको बनाना क्या है, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। चलिए बना लेते हैं, ये आपका अवतल लेंस हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें वस्तु कहीं भी हो एक ही स्थिति में इसमें प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है, ऐसे होता है। चलिए यहाँ वस्तु लिख देते हैं, ये आपकी वस्तु, ठीक है। अब वस्तु बन गई, अब इसमें करेंगे हम लोग क्या, देखिए जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरण, कैसे आती है, ये समांतर जो आती है वो कहां से होके जाती है, ये फोकस से होके जाती है ना। चलिए यही मान लेते हैं, ये फोकस से होके जाएगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे भैया, ये फोकस से होकर के चली जाएगी। और दूसरी किरण जब खींचेंगे हम तो ये आएगी कहां से, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली। देखिए ये देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस से जाती है, ठीक। और दूसरी ये प्रकाशित किरण से जो होकर के आती है वो सीधे निकल जाती है, ऐसे, ये ऐसे सीधे निकल गई, ठीक। अब ये दोनों किरणें जहां मिलेगी प्रतिबिंब वहीं बन जाएगा, प्रतिबिंब वहीं बन जाएगा, कहां बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, ये प्रतिबिंब बन गया। तो हमेशा इसमें किसी भी स्थिति में हो वस्तु किसी स्थिति में हो, हमेशा प्रतिबिंब इसमें छोटा और सीधा ही बनता है, ठीक है। तो छोटा और सीधा बनता है तो इसका मतलब इसमें आवर्धन क्षमता, आवर्धन कैसा होगा, एक से कम या अधिक, वाह भाई वाह, आ गया ऑप्शन, एक से कम होगा, क्या होगा, एक से कम होगा, यानी यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक से छोटा है, ठीक। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, वो तीसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, तीसरे प्रश्न में बल का यसाई मात्रक क्या है, बल का यसाई मात्रक क्या है। तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग क्रम से, डिटेल में सॉल्व करते हैं। बल का मात्रक, बल बराबर, चलिए लिखते हैं ऐसे, बल बराबर क्या होता है, क्या होता है जी, द्रव्यमान गुणे क्या, त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अच्छा, द्रव्यमान का तो हम किलोग्राम कर लेंगे, चलिए इसको पढ़ा रहने दीजिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन। अब वेग परिवर्तन का जो है इसमें क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक। चलिए और तोड़िए इसको, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे अच्छे से इसका। द्रव्यमान और वेग का क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है, यही होता है। और यहाँ एक समय और है तो समय का स्क्वायर हो जाएगा। अब रख लीजिए वही मात्रक, मात्रक आ जाएगा आपका, क्या होगा मात्रक, द्रव्यमान का हो गया किग्रा न, और विस्थापन का क्या होगा, मीटर, ठीक है। और समय का होगा सेकेंड, और सेकेंड ये आपका नीचे है तो ऊपर लिखेंगे माइनस, ठीक है। तो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला, तो ये सही हो गया, ठीक।
चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये तीसरे के बाद ये चौथा प्रश्न, ठीक है। चौथा प्रश्न ये आपका सामने है, ये ठीक। चौथा प्रश्न क्या करें, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। जड़त्व तो समझते क्या होता है, जड़त्व कोई वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए जो बल लगाती है वो जड़त्व होता है ना। जड़त्व के बहुत सारे उदाहरण आपको पढ़े हैं ना, कैसे कि जब बस में आप यात्रा कर रहे हैं, ब्रेक लगा बस में, आगे की ओर झुक जाते हैं ना। तो आगे की ओर झुक गए मतलब जब बस गति अवस्था में थी, उसमें हम बैठे थे, हम भी गति अवस्था में थे, हम भी गति अवस्था में थे। तो जब हम गति अवस्था में थे, बस तो रुक गई, हम तो गति अवस्था में ही रह गए, अपनी अवस्था को बनाए हुए हैं। तो जड़त्व के कारण क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है, ये पूछ रहे हैं भैया। गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, त्वरण पर, आकार पर। अब देखिए द्रव्यमान पर यह निर्भर करता है। कैसे करता है ये समझिए। देखिए कोई भारी वस्तु गति अवस्था में है, उसको आपको रोकना है। कोई हल्की वस्तु गति अवस्था में है, उसको आपको रोकना है। तो किसको आप आसानी से रोक पाएंगे, जिसमें द्रव्यमान ज्यादा है या जिसमें द्रव्यमान कम है। जिसमें द्रव्यमान ज्यादा है, मात्रा जिसमें ज्यादा है, वो अपनी अवस्था को बनाए हुए है, तो उसका जड़त्व अधिक होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा जी, बता दीजिए। ये वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान पर ये निर्भर करता है, ठीक। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये कहाँ गया जी अगला प्रश्न, ये उल्टा हो गया, हाँ ये। चलिए फिर देखते हैं छठवां प्रश्न। ये क्या कर रहे हैं, छठवीं, अच्छा ये पांचवा देखना है, चौथा हो गया था। चलिए तो फिर इसको देखते हैं जी, थोड़ा बड़ा कर ले। ठीक, पांचवा प्रश्न क्या है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो गति करेगी इतना चाल से, इतना चाल से, इतना त्वरण से, इतना वेग से। चलिए तो फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान, इसका मतलब यम बराबर कितना कह रहे हैं, 1 किलोग्राम। यम बराबर 1 किलोग्राम। तो यहां लिखते हैं हम लोग यम बराबर 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम यम हो गया। द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तो यम बराबर आ गया 1 न्यूटन पर न्यूटन हो गया 1 न्यूटन यम। अब देखिए इसमें त्वरण कहा है ना, तो यही हम निकाल लेते हैं, F बराबर m के हम लोग जानते ही हैं। तो चलिए यही देखते हैं, F बराबर m a, ठीक। तो ये चलिए काम करिए, यहाँ जो ये द्रव्यमान होता है आपका, ये स्मॉल a से करते हैं जी, है ना, ये स्मॉल a। तो अब रखिए, तो F का मान 1 न्यूटन, m का मान 1, तो त्वरण A का मान कितना होगा, 1/1 मतलब 1, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये सही आंसर है। तो कौन सा सही होगा, ये तीसरा वाला। तो तीसरा वाला ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये छठवां हो गया। चलिए ये कौन सा प्रश्न था, तभी हम लोग देखा ये पांचवा, ठीक है। जो ये छठवें प्रश्न में क्या कह रहे हैं भाई, जी का अर्थ क्या है, जी का अर्थ क्या है, ये तो आप लोग जान ही रहे भैया, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण जैसा कहीं दिया, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण, है ना। जब वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या है,
एक तो यही बात हो गई, गुरुत्वापूर्वक गिरती हुई वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। और दूसरी बात, जब कोई वस्तु या कहिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी जी होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा जी, यही वाला सही हो जाएगा, ये वाला बी वाला। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा वो गुरुत्वीय त्वरण होगा, जी होगा। ठीक, चलिए तो फिर अगला देखते हैं इसके बाद हम लोग, ये 8वां प्रश्न, ये 7वां 6वें के बाद 7वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, चंद्रमा का द्रव्यमान, क्या कह रहे हैं, अरे भैया बड़ा हो जाओ, ये चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 1/81, ठीक है। तो चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या हो तो चंद्रमा, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होगा, ये क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान, चलिए लिखते हैं हम लोग चंद्रमा यानी मून, ठीक, चंद्रमा यानी यहाँ लिखेंगे थोड़ा बड़ा, चंद्रमा यानी मून, तो क्या करेंगे, चंद्रमा पर द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान यानी क्या लिखेंगे, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान या चंद्रमा का द्रव्यमान यानी हम दे रहे हैं, ठीक है। और पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, यम पृथ्वी अर्थ यम ई करते हैं, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान। तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। तो यदि पृथ्वी के द्रव्यमान यानी ई में 81 से भाग देते हैं तो ये चंद्रमा का द्रव्यमान आ जाएगा, सही है। चलिए यही तो कह रहे हैं, हम अपने मन से थोड़ी ना कर रहे हैं, यही प्रश्न कहा जा रहा है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या हो तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, यम चंद्रमा पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना बनेगा भाई, यम चंद्रमा पर यम गुणे जी, ठीक है। और पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ये क्या होगा, यम ई इंटू जी, ठीक। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिए क्या करें, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यम, ठीक है, पृथ्वी का यानी ये जो है कितना दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, ई नहीं रहे हैं, यह रहे हैं, ठीक है। तो यह ही लेते हैं यहां से। अब दोनों का क्या करना है, कितना होगा ये पूछ रहे हैं, तो भाग दे देंगे, तो क्या मिल जाएगा, यम बटे यम बराबर क्या होगा, ये यम का मान यहां रख दीजिए भैया, कितना है, यम ई बटे 81 गुणे जी, ठीक, ये हो गया। तो यहां से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा वो कितना, सॉल्व करिए तो यम बटे यम बराबर यम का मान कितना है, यम ई, ये है यम ई इंटू जी और बटे में 81, ठीक। और नीचे यम से भाग दिए तो ये हो जाएगा यम ई, कितना हो जाएगा, यम ई है ना, यही तो है, यम ई इंटू जी, ठीक। तो यम ई इंटू जी ये कट गया। अब आया कितना, यम का मान निकालना, तो यम बराबर ये यम इधर है तो यम बटे 81 हो गया, ठीक है। बात समझ में आई नहीं है, तो इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ है, यम बटे 81, यम बटे 81 ये पहला, ठीक है, यही पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यम बटे 81 ये ऑप्शन। बात समझ में आई, चलिए तो फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ये अगला क्या हम गया जी, ये 8वां प्रश्न, ये प्रश्न इधर उधर हो गया क्या, पहले 9वां हो गया फिर चलिए कोई बात नहीं।
कौन से लगा लेते ये अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कार्य करने की क्षमता भाई कार्य करने की क्षमता किसकी ज्यादा होगी जिसकी सामर्थ्य ज्यादा हो या जिसकी ऊर्जा ज्यादा हो अश्वशक्ति ज्यादा हो बल ज्यादा हो क्या कार्य करने की क्षमता तो क्या कहते हैं ऊर्जा या ऊर्जा जिसकी ज्यादा होगी कार्य करने की क्षमता भी उसमें ज्यादा होगी समझे तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं ऊर्जा ठीक चलिए तो फिर अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या है किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए किसी पिंड का कहा गया है थोड़ा बड़ा कर लो इसको किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और वेग आधा कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी चलिए तो मानते हैं हम लोग किसी पिंड का द्रव्यमान जो है वो यम है किसी पिंड का द्रव्यमान क्या है यम किसी पिंड का द्रव्यमान यम और वेग v है तो उसकी गति ऊर्जा जो है वो हो जाएगी हाफ या v² हो गया अब कहा जा रहा है कि द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए द्रव्यमान 2 गुना चलिए कर लेते हैं द्रव्यमान 2 गुना हाफ 2 गुना करेंगे तो 2m हो जाए और वेग कितना करना वेग आधा करना वेग आधा कर लीजिए v/2 का स्क्वायर यही ना पहले गति ऊर्जा ये मान लो चलो ये k हो गया तो ये इसी को मानते हैं k2 ठीक है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं 1/2 ठीक अब ये सॉल्व कर लीजिए इसको भैया कैसे सॉल्व करें चलिए 2m अब v का स्क्वायर और बटे 2 का स्क्वायर 4 हो गया है ना अब ये 2 से काट लीजिए 2 दूना 4 तो ये मिला कितना 1/2 m v²/2 यही तो बना है ना तो अब देखिए ये गति ऊर्जा इतनी है कितनी है m v² पहले k था ठीक है तो ये गति ऊर्जा कितनी हो गई पहले गति ऊर्जा जो है k थी अब आधा करेंगे ये हो जाएगा इसका मतलब आधी हो जाएगी तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आधा हो जाएगा ये बात समझ में आई गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी ये के ये वाली आधी ठीक चलिए तो फिर अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं विद्युत सेल स्रोत है किसका स्रोत है विद्युत सेल स्रोत है विद्युत सेल से क्या मिलता है विद्युत धारा विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन विद्युत ऊर्जा तो विद्युत सेल से क्या होता है विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है विद्युत सेल से क्या होता है रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हो जाता है यानी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है तो विद्युत ऊर्जा का स्रोत ही तो हुआ है ना तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये चौथा वाला ऑप्शन इसका ये वाला सही हो जाएगा ठीक ये ठीक है ना चलिए तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद ये फ्यूज तार का गलनांक जो है ये पूछ रहे हैं कि फ्यूज तार का गलनांक पूछ रहे हैं तो वो कितना होगा फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है कम होता है ज्यादा होता है फ्यूज क्या उसका काम क्या है यदि करंट ज्यादा धारा ज्यादा आ गई तो क्या होता है फ्यूज तार जो है वो जल जाता है और जब जल जाता है तो हमारे जो है सप्लाई तार धारा की विद्युत धारा की सप्लाई रुक जाती है बस समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं जैसे स्रोत से विद्युत धारा आई और बीच में जो है क्या लगता है आपका क्या बोलते हैं बोर्ड में ये फ्यूज तार लगा देते हैं तो
जब करंट ज्यादा आ गई तो फ्यूज तार जो है जब जल जाएगा। अगर फ्यूज तार नहीं जला तो क्या होगा, जो उपकरण चल रहे हैं, जो उपकरण मतलब पंखा, बल्ब, टीवी जो भी चल रहा है वो जल जाएगा, तार जब धारा ज्यादा आ गई ना। तो ये फ्यूज क्या होता है कि इसका गलनांक कम होता है, ये गल जाता है, गल जाता है, पिघल जाता है, जल जाता है, जो भी करेगी। तो जल जाएगा तो करंट की सप्लाई रुक जाएगी, करंट की सप्लाई रुक जाएगी तो करंट जो भी है वो बच जाएगा। जो बल्ब आपका है, पंखा है, कूलर है, टीवी है, वो बच जाएगा जलने से। बस समझ में आए, फ्यूज तार का उपयोग भी समझ गए। तो इसका गलनांक बता दीजिए भैया, कम होता है कि ज्यादा होता है? फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। अब अगर गलनांक कम है तो ही तो जलेगा आसान। ठीक, चलिए तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं इसके बारे में। ये फ्यूज तार वाला हो गया। अब ये अगला प्रश्न, इसमें क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा बड़ा लें, ज्यादा बड़ा हो गया। चलिए ये हो गया, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट और 60 वाट अंकित है, इसमें धारा कितनी होगी? वाह, ये तो आप लोग चुटकी में लगा चुके होंगे। वाह, बता दीजिए कितना होगा। विद्युत बल्ब पर वोल्ट यानी V का मान 12 वोल्ट, यही ना, 12 वोल्ट, और सामर्थ्य P बराबर 60 वाट। ठीक है ना, अंकित है तो धारा I निकालनी। I तो हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, VI, तो I बराबर हो जाएगा P अपान V। रख लीजिए, P का मान 60 और V का मान 12, 12 पच्चे 60, तो I का मान आ गया आपका 5 एम्पियर। ठीक, ये हो गया जी। ठीक है, चलिए तो फिर ये प्रश्न आपका ये पूरा हो गया। 5 एम्पियर कौन सा सही होगा, ये पहला वाला, ये चौथा वाला 5 एम्पियर, ये आपका ऑप्शन इसका सही। ठीक है, चलिए तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ये 14वां प्रश्न, क्या कह रहे हैं इसमें, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक है। रेखीय प्रसार गुणांक, चलिए तो फिर इसको भी समझते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है? ठीक है, रेखीय प्रसार मतलब लंबाई में जब वृद्धि होती है, गर्म करते हैं किसी वस्तु को, गर्म करते हैं उसकी दूरी बढ़ जाती है, प्रसार होता है ना। और ये जब प्रसार लंबाई के रूप में होता है तो उसमें जो प्रसार होता है रेखीय प्रसार होता है। ठीक, तो एक क्षण है, मान लीजिए, चलिए ये क्षण है, इस क्षण की लंबाई में वृद्धि कब हो रही है, जब इसको गर्म कर रहे हैं। तो लंबाई में वृद्धि हम मान के चल रहे हैं कि डेल्टा एल हो रही है। क्या हो रही है, डेल्टा एल। लंबाई में वृद्धि को किससे बदल करते हैं, डेल्टा एल से। ठीक, चलिए इसको थोड़ा अच्छा, डेल्टा एल। अब लंबाई में वृद्धि कब ज्यादा होगी, जब तार की लंबाई ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा मिला के वृद्धि ज्यादा हो जाएगी। तो प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करता है, पहली बात प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभ में तार की लंबाई ज्यादा है तो कुल मिला के तार की लंबाई में वृद्धि भी ज्यादा होगी। ठीक, और दूसरी बात, इसको गर्म करेंगे ज्यादा, जब ज्यादा गर्म करेंगे तब लंबाई में वृद्धि ज्यादा होगी कि कम होगी, ये बता दीजिए। तार की, देखिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो साथ में जिस प्रकार से जो वार्तालाप कर रहे हैं, इसी प्रकार से ये लगना चाहिए कि हम जो है अलग नहीं है आपसे, आपके साथ में ही। ठीक है, तो जो पूछे उसमें आप साथ में बोलते जाएंगे। क्या कि लंबाई में वृद्धि जो है, ये इसको ज्यादा गर्म करेंगे तब ज्यादा वृद्धि होगी कि कम गर्म करेंगे तब ज्यादा वृद्धि होगी। क्या, लंबाई में वृद्धि तब ज्यादा होगी, तो बढ़िया, जब तार को ज्यादा गर्म करेंगे, यानी ताप में वृद्धि के भी अनुपाती होगा, यानी ताप में वृद्धि ज्यादा करेंगे तो लंबाई में वृद्धि ज्यादा होगी। प्रारंभ में तार की लंबाई ज्यादा तो कुल मिला के थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, ये बात होती है। अब यहाँ से ये प्रोपोर्शनल वाला निशान जब हम लोग हटाते हैं तो ये यहाँ लगता है बराबर, और एक तो नियतांक आता है एल्फा। क्या, एल्फा, इसी को कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। अब यहाँ से रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा बराबर आएगा डेल्टा एल बटे एल
गुणे डेल्टा टी। ठीक, अब तो मात्रक निकाल ही लेंगे आप। ये मीटर मीटर हो गया, ये तो काम खत्म हो गया इसका। बचा क्या, ये ताप। ताप का मात्रक क्या होता है, सेंटीग्रेड। तो बटे बटे में सेंटीग्रेड है, तो ये हो जाएगा क्या, अंश सेंटीग्रेड इनवर्स। तो सेंटीग्रेड इनवर्स कहाँ है, ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही, तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये हो गया। ठीक, चलिए फिर अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये 14 हो गया, अब ये 15वां प्रश्न। इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग आज 15 प्रश्न में ये हो गया। इसके बाद ये 15 प्रश्न इसको सॉल्व करने के बाद अब अगले 20 प्रश्न चलिए कर लेते हैं। 20 प्रश्न आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे और बाकी 30 प्रश्न कल इसी समय सॉल्व करेंगे लाइव। तो प्रयास करेंगे कि लाइव में भी जो है आपको इसी प्रकार से सॉल्व किया जाए, तो जो है उसमें आप कमेंट करेंगे, हम उत्तर देंगे, तो इसमें कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न आगे देख लेते हैं। आदर्श कृष्णिका की कृष्णिका देखते हैं, वो छापने में जो है, प्रिंट करने में, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं है। ये कृष्णिका की अवशोषण क्षमता होती है। अवशोषण क्षमता जो आदर्श कृष्णिका होती है, अवशोषण क्षमता मतलब जितना प्रकाश आया, समझिए जितना प्रकाश आया टोटल का टोटल यदि अवशोषित कर लिया, टोटल अवशोषित कर लिया, तो वही आदर्श कृष्णिका होती है। ऐसा तो संभव है नहीं कि जितना प्रकाश आया पूरा अवशोषित कर लिया। आदर्श तो कोई भी चीज नहीं होता, जैसे हम लोग पढ़े आदर्श गैस, है ना, आदर्श तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन आदर्श मतलब वो जो भी गुण है वो पूरी तरीके से यदि वो गुण है तो वही होता है आदर्श। ठीक है, तो कौन सा गुण, आदर्श कृष्णिका का काम क्या है, ये जो है सूर्य के प्रकाश को या कोई भी प्रकाश को अवशोषित करती है। तो जितना आया उतना पूरा का पूरा अवशोषित कर लिया है, इसका मतलब उसकी आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता जो होगी वो कितनी होगी, पूरा का पूरा, यानी एक में एक। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन फटाफट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला फिर देखते हैं। इसके बाद ये कहा गया जी, आदर्श कृष्णिका का काम हो गया। ये क्या कह रहे हैं कि अम्ल तथा क्षार, क्या प्रश्न है, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। क्या, अम्ल क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अम्ल क्षार क्रिया करता है, क्या बनता है, क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो चलिए इसको बना के दिखा दीजिए। अम्ल में चलिए ले लेते हैं HCl और क्षार में ले लेते हैं सबसे प्रसिद्ध NaOH। ठीक है, तो HCl और NaOH का रिएक्शन कराएंगे, तो ये Na और Cl, NaCl बन गया, OH और H मिलकर के बन गया H2O, बन गया ना। चलिए बन गया तो अच्छी बात है। ये उदासीनीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जल है। ठीक है, उदासीन हो गया। चलिए तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, वही प्रश्न फिर से घूम के आ गया, क्या बनता है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है जी, क्या कह रहे हैं, अम्ल बनता है। अम्ल से तो क्रिया होती है, अम्ल क्षार ये दोनों क्रिया करेंगे, अम्ल और क्षार ये दोनों अक्रिया करेंगे, ये दोनों अक्रिया करेंगे और बनाएंगे क्या, ये चीज लवण और जल। तो क्या बनता है यही पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ये चौथा, ये लवण और जल बनता है, ये ऑप्शन। ठीक, चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ये फिटकरी का सूत्र बताइए। हो ये तो सबको याद है ना, पहले यही सब ज्यादा पूछा जाता था। कब की बात है, 2015 से सब ये 23 तक हम लोग आएंगे, एकदम से एक एक साल करके। फिटकरी का अनुसूत्र क्या है,
क्या प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेंगे तो बहुत हद तक क्वेश्चन उसी में से आते हैं। तो इतना सॉल्व कर लेंगे तो सरकारी कॉलेज आपका पक्का 300 नंबर पक्का। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। K2SO4 L2SO4 24H2O यही है ना। तो यही हो जाए चौथा सी वाला, ये सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। वाह ठीक है। तो फिर अगला देखते हैं इसमें समय क्या कमाना है ना। इसमें और क्या आपको जानना है? अच्छा क्या जानना, पोटास एलम भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोटास एलम। पिलखरी को क्या बोलते हैं पोटास एलम। कहाँ उपयोग होता है? एक कीटाणुनाशक के रूप में होता है, जल के शोधन में यूज कर लेते हैं। ठीक है चलिए अगला प्रश्न। 1 बिलियन ना, छात्र ने जो है बिलियन लिखा, कोई बात नहीं बिलियन होता है। ठीक है क्या 1 बिलियन में हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण ये 10 की घात -12 है। इसको हमको कैसे लिखना चाहिए था? ऐसे 1 गुणे 10 घाते -12। तो भैया पावर तो हम तो लिख नहीं पाते तो क्या करें, इसे लिख दिए। तो हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 गुणे 10 की घात -12 मोल प्रति लीटर। क्या है? मोल प्रति लीटर। ठीक है किसका? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH। OH में ये जो है OH माइनस जो है कितना है 1 गुणे 10 घाते -12 मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का pH मान निकालना है तो OH की सहायता से हम लोग निकालते हैं POH। चलिए तो POH बराबर होता है -log 10 की घात OH माइनस, ऐसे ही ना तो -log 10 और ये 10 की घात -12। ठीक है 10 है ये तो log m पावर n -12 आ गया, माइनस यहाँ है फिर लिखेंगे -12। ठीक और ये log 10 का 10 इसका मान 1 हो गया तो 12 आ गया भाई POH मान। अब अगर POH 12 हो गया तो pH कितना होगा? pH प्लस POH बराबर होता है 14। तो यहाँ से pH बराबर कितना हो जाएगा? POH कितना है 12 इसमें से हटा दीजिए 14 में से। तो इसको जो है चलिए इसको हम डिटेल में बताएंगे तो आप जो है इसको देखते भर में इसका आंसर दे पाएंगे, इस टाइप के प्रश्न का आंसर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फ्रंट से। क्या आपको समझना, देखिए ये फार्मूला याद रख लीजिए pH प्लस POH बराबर होता है 14 और H प्लस बराबर होता है 10 की घात माइनस PH और OH माइनस की सांद्रता अगर निकाली, देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालनी है तो 10 की घात माइनस PH कर लीजिए। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता निकालनी है तो 10 की घात माइनस POH कर लेंगे। और pH और POH में से कोई एक पता है तो यहाँ पे रख करके कोई एक निकाल सकते हैं। जैसे इसमें था यहाँ POH हमको पता चल गया था तो इसको इधर कर लिए। अब देखिए अगर कहा जाए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 घाते -5 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो pH कितना बन जाएगा? यही 5 हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना कह रहे हैं? 10 की घात -5 तो इसका मतलब pH मान कितना होगा? 5। समझे? जैसे वहां था P ये हाइड्रोक्साइड है, ये थोड़ा अलग कर प्लस लेते हैं ये रेड से। ये लो क्या बताया था? देखिए अभी हाइड्रोक्साइड आयन था ना OH माइनस 10 की घात -12 था तो POH कितना आया? 12 आया ना। अब अगर 10 की घात माइनस ये जो है 13 होता तो कितना आता? 13। अगर ये 3 होता तो कितना आता? 3 आता। 10 की घात -3 होता तो कितना आता? ये 3 आता। समझ गए? भाई वाह बड़ी जल्दी समझ गए। तो 3 हो गया ना। इसी प्रकार से H प्लस अगर दिया हुआ, देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर दी हुई है तो इसकी सहायता से pH निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? pH। तो इसका pH मान कितना होगा? 7। ठीक यही ये भी समझ लीजिए
कि पीएच मान अगर 7 है तो विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। यदि पीएच मान 7 है तो विलयन उदासीन होता है। और अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो होता है अम्लीय। और अगर 7 से ज्यादा है, 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो होता है क्षारीय। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ही प्रश्न में बहुत सारी चीजों को हमने देख लिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसमें ऑप्शन पता चला आपको, चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आपका आ गया पीएच मान कितना आया, 2। तो पीएच मान 2 किसमें, इस पहले वाले ऑप्शन में ये 2 हो जाएगा, ये सही, ठीक। चलिए 19वां प्रश्न हो गया। अब इसके बाद अंतिम प्रश्न 20वां हम देखते हैं। ये 20वें में 20वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कह रहे हैं निम्न में प्रबलतम क्षार कौन सा है, प्रबल क्षार कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो अभी इसी के पहले अभी हमने अम्ल क्षार की क्रिया कराया था, उसमें जो क्षार था वो क्या था, प्रबल लिए थे। तो कौन सी क्षार लिए थे भाई, यही बता दो इसमें कौन लिए थे, देख पा रहे हैं, NaOH। तो ये NaOH इसमें क्या है, ये प्रबलतम क्षार है जितना इसमें से दिया हुआ है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 20 प्रश्न 2015 के ये केमिस्ट्री, तो इसमें फिजिक्स का एक भी प्रश्न आया था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 20 प्रश्न ये हमने किया। अगले वीडियो में कल हम लोग ये क्या करेंगे, 6:30 बजे, तो 6:30 बजे लाइव पढ़ाएंगे आपके बचे हुए बाकी 30 प्रश्नों को, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं।